बता दिया। अब किसी को कोई डाउट जी इस मामले में, कोई किसी प्रकार की शक नहीं है जी? अब ये बताइए करना कौन कौन चाहता है आप में से? सारे संजय में भी लो। सही है, सही है। यही करवाने के लिए, इसी विषय में ज्ञान देने के लिए आज आपके बीच में डॉक्टर जितेंद्र जी आए हैं और मैं डॉक्टर साहब से गुजारिश करूंगा कि वो स्टेज पे आए और आपसे रूबरू हो, आप लोगों को बताएं कि ये चीजें कैसे संभव है। क्या ये आप लोगों के लिए भी संभव है या कुछ स्पेशल बच्चे ये जो कर सकते हैं? यही है ना आपके दिमाग में कि इनको पता नहीं कितने टाइम में डॉक्टर साहब ने ट्रेन किया होगा? ऐसा कुछ नहीं है, आप भी ऐसे ट्रेन हो सकते हो। पेरेंट्स बैठे हैं, टीचर बैठे हैं, इनसे कोई फीडबैक लेना चाहेंगे कि अभी भी किसी को डाउट है? मैंने वैसे पूछ तो लिया कि फिर भी आप अगर बताना चाहें, किसी को कोई शक है, कोई डाउट है, मैं आपको कोई आपका कोई विचार, आप कुछ फीडबैक देना चाहें इस बारे में। इससे पहले कहीं ऐसा आपने देखा हो कि ऐसे आंखों पे पट्टी बांध के बच्चे देख लेते हैं? और ये तो जी मैं एक चीज बता दूं, ये तो कांस्टेबल है, आंखों पे पट्टी बांध के देखना, इनमें तो डीजीपी बनाना है अपने बात है। बाकी की बात तो इसका बाद की है। जो से नहीं कहा आप क्लास में करेंगे तो सबका रद्दी बालक है, वो रद्दी बालक मेरिट लिस्ट में आ जाएंगे अगर डॉक्टर साहब की क्लासेस लगा ली तो। और ये तो बहुत कई सालों का अध्ययन नहीं है। आप महीना, 2 महीना, 15 दिन, 10 दिन की क्लास लगाएं और रिजल्ट आपके सामने होगा सिर्फ 10 दिन के अंदर अंदर। और ये कोई जादू नहीं है कि डॉक्टर साहब ने कोई पुड़िया ले रखी है, पुड़िया मारी और बच्चा काम करने लग गया। फार्मूले तरीके हैं। एक आपके बीच में विनोद सर है, ये जो ब्लैक शर्ट पहने हुए। एक कई बच्चों का होता है कि मैथमेटिक्स नहीं आता। जो ये विनोद सर है, आप अपने नंबर बताना, फोन के नंबर, जैसे हमारे पीछे किसी के 65 है, किसी के 34 है, किसी के 22 है, किसी के 00, जो भी बीच बीच में जुट के बताना। 20-50 नंबर, जैसे 65 1 हो गया, 72 2 हो गया, इस तरह 20-50 नंबर इस बोर्ड पे लिखेंगे और ये उसको 1 या 2 मिनट में आप कहीं से भी पूछ सकते हो कि 10वें नंबर पे क्या है, या फिर सुलटे उल्टे जैसे भी। मतलब ये दिमाग की ही बात है, कोई जादू नहीं है। जादू तो वो कॉपी में तो कबूतर गाड़ दिया, जादू तो वो है, और वो कोई सिस्टम होता है उसका हमने बिना नहीं। मैं तो यूं सोचूं कि हमारे एरिया के बच्चे सबसे पहले एक्टिव हो जाए। मैं तो इसलिए फिर आऊंगे लगे कि किसी तरीके से हमारे एरिया के बच्चे पहले आ जाओ आगे, और फिर हरियाणा के आ जाओ, फिर भारत के आ जाओ, या कहूँ इसे बात खा तो घूमने लगे। विजिबिलिटी पूछो जी एक बार, ठीक है क्या सबके लिए? सबको दिख रहा है? थोड़ा तेज बोल रहे हो बच्चों, बोलो। अच्छा, आप में से बोलेंगे, जैसे किसी का नंबर है 9416040034, तो लास्ट में क्या आ गया? 34। अपने घर के सभी नंबरों को पता है नहीं सबको? तो लास्ट के 2 नंबर कोई भी खड़ा होगा एक बताएगा, ये लिखते रहेंगे विनोद जी। हाँ, विनोद जी लिखते रहेंगे, विनोद जी को बताते रहना, और फिर इनसे देखेंगे कलाकारी, दिमाग का गेम देखेंगे। माइक। सबसे पहले तो मैं धन्यवाद करता हूं सर का। एक बार सर के लिए जोरदार गुड मॉर्निंग, कैसे हो आप सभी? जैसा कि सर ने बताया कि अभी कुछ नंबर पूछेंगे आपसे और उनको याद करने की कोशिश करेंगे। उससे पहले मैं थोड़ा सा ना बताना चाहूँगा, जो हमारा ब्रेन होता है ना, वो कंप्यूटर की तरह काम करता है ना। जैसे कंप्यूटर में ना कोई डाटा सेव कर रहे हो तो उसके कर रहे हैं, लेकिन वो सेव नहीं हो रहा, उसके पीछे ना कोई वजह हो सकती है। अगर हम लोग डाटा सेव कर रहे हैं लेकिन वो सेव नहीं हो रहा तो कुछ वजह हो सकती है ना। या तो हमारा जो तरीका है वो सही नहीं है, या उसके अंदर स्पेस ही नहीं है कंप्यूटर में। एग्री करते हो? यस और नॉट? इसी तरीके से अगर हम किसी चीज को याद करते हैं, अगर वो याद नहीं हो रही तो 2 वजह हो सकती है, या तो हमारा तरीका सही नहीं है, या फिर दिमाग के अंदर स्पेस ही नहीं है।
तो क्यों ना हम पहली जो वजह है दिमाग के अंदर स्पेस कितना है ये जानते हैं। आपका दिमाग बना न्यूरॉन से। न्यूरॉन पढ़ा होगा ना साइंस के अंदर, क्या होती है? तंत्रिका कोशिका होती है। जैसे ना दीवार देख रहे हो आप लोग, दीवार किससे बनी हुई है? ईंटों से बनी हुई है। इसी तरीके से आपके दिमाग में छोटे छोटे ना न्यूरॉन है, सेल्स होते हैं। और ऐसे कितने न्यूरॉन है पता है? एक न्यूरॉन की कैपेसिटी होती है एक लेटेस्ट कंप्यूटर। आज के जमाने का जो कंप्यूटर है ना, आपके एक न्यूरॉन में समा सकता है। और ऐसे कितने न्यूरॉन है? लगभग 1500 करोड़। आपके दिमाग में 1500 करोड़ न्यूरॉन है। सोच के देखिएगा, एक न्यूरॉन में एक कंप्यूटर समा सकता है, तो 1500 करोड़ न्यूरॉन में कितना कुछ समा सकता है। यहां पर बैठा हुआ अकेला अकेला बच्चा इतनी पावरफुल कैपेसिटी के साथ आया है कि वो 50,000 किताबें याद रख सकता है। 50,000 किताबें। आप कह रहे हो सर क्यों मजाक कर रहे हो? 50,000 किताबें, हमें अगर एक भी किताब याद हो जाए ना तो काम चल सकता है ना। जीके याद हो जाए या फिर कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूला याद हो जाए ना, और वो 50,000 किताबें भी आप लोग पेज नंबर के साथ याद रख सकते हो। सोच करके देखिएगा, पेज नंबर के साथ। चलो ये तो मैं ना बता रहा था कि पहली वजह है कि आपके अंदर स्पेस कितना है आपके दिमाग में। तो क्या आपको लगता है कि इतना जबरदस्त स्पेस है आपके माइंड में? और दूसरी बात जो मैंने बोली थी कि हो सकता है हमारा जो तरीका है ना उसको थोड़ा सा चेंज करने की जरूरत है। क्या डॉक्टर साहब उसके बारे में बताएंगे? और अभी मैं आपसे ना नंबर पूछूंगा कुछ भी, 1 से 100 के बीच में आपको कुछ भी बोलना है, जैसे 34, 92, 86, 45। ठीक है? रेडी? ठीक है, तो सबसे पहले आप बोलिए कुछ भी। 79। 79 थैंक यू। 79 के बाद बेटा आप बोलिए 80। 80। बड़ा आसान सा आसान सा बोलो, सीक्वेंस में नहीं बोला है, हमें ध्यान रखना है। ठीक है? 79 के बाद लगते लगते तो याद रह जाएगा। 92। 92। 92। 92 के बाद हम पूछते हैं 1 से 100 के बीच में कुछ भी बोलो। 99। 99। 92 था ना जी इसके बाद? यस 92। और उसके बाद था जी 99। दूसरा ले 99 हो गया ना। 99 के बाद बेटा आप बताइए 82, फोर्थ नंबर पे 82। ठीक है, 82 के बाद बताइएगा 82। 64। 64। 82 के बाद 64। ठीक है, 64 के बाद बेटा आप 90। 90। ठीक है, 90। 90 के बाद बेटा आप 72। 72। 72 के बाद इधर से आप 86। 86। पीछे से भी कोई बोल सकता है जी, कोई अगर बताना आप चाहे। अपने हाथ ऊपर रख सकते हो। 47। 47 के बाद कौन बताएगा? यस 34। 34। 34 के बाद कौन बताएगा? 34 इधर से पूछते हैं ना कुछ। ठीक है, आप बताइए 44। 44। 44 के बाद 81। 81। 44 के बाद 81। और लिखिए या काफी है? यस 63। 63। ठीक है, 63। बस कोई लास्ट दो और बोल दीजिए आप लोग को, कोई भी बोलो, ऐसे ही बोलो। 55। एक और बता एक दीजिए। और 86। 96। 96। तो एक चीज बता देता हूँ, अगर मैं रट्टा मारूंगा तो मुझे याद नहीं होगा, कभी भी याद नहीं होगा।
अगर टेक्निक से करेंगे 2 से 3 मिनट में याद हो जाएगा, तो मुझे 2 से 3 मिनट चाहिए। थैंक यू विनोद जी। अभी देखना जी, आप भी कर एक काम करना जी, ये तो जब तक लगे हुए हैं, आप भी इसको याद करने की कोशिश करें और देखते हैं किस किस को याद होता है। ठीक है, करोगे? हो जाएगा नहीं? बस यह देखना है। ये विनोद जी कह रहे हैं कि मैं घना सियाना हूं, मगर ये बात कम सियाने हैं, ये आप तो भी सियाने हैं। अब मैं इसी बीच में डॉक्टर साहब से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो आए और आप लोगों से बातचीत करें, आप लोगों को ये चीजें, ये तरीके बताएं कि ये चीजें कैसे संभव हैं, और वही आप लोगों से रूबरू होंगे। विनोद जी जब ये नंबर आप लोगों को सुनाएंगे, तो मैं एक बार डॉक्टर साहब से रिक्वेस्ट करता हूं कि वो आए और जोरदार तालियां हो जाएंगी डॉक्टर साहब के लिए। देखो आप लोगों के लिए समय निकाल के आए डॉक्टर साहब। धन्यवाद जी। यहाँ प्रेजेंट सभी लोगों को, सभी लोगों का मैं धन्यवाद करना चाहूँगा। टीचर्स, प्यारे बच्चे, ग्राम पंचायत और बाकी जो भी यहाँ उपस्थित गणमान्य लोग हैं। तो मैं सबसे पहले एक क्वेश्चन से स्टार्ट करना चाहूँगा। दिमाग किस किस के पास है? हाथ ऊपर करें, किसको लगता है दिमाग के पास? चेयर वाला कोई खराब किताब नहीं है जी। तो हमारा दिमाग हमें यूज करता है या हम दिमाग को यूज करते हैं? हाँ? कईयों ने तो जी हाथ भी को नहीं उठाया, देख के उठाया, पड़ोसी में दिमाग है तो मेरा में भी है, अरे जी उसमें को नहीं, मेरे में भी को नहीं। तो हमारे पास ना बहुत सारी चीजें होती हैं, लेकिन कई बार हमें पता नहीं होता कि उसको कैसे यूज करें। एग्जाम्पल के लिए स्मार्टफोन आजकल लगभग हर घर में है, कई हैं, और उन्होंने हमारे दिमाग को हाईजेक कर रखा है ना। मतलब फोन का जितना मन करता है उतनी देर तक हमें यूज करता रहता है, हमें लगता है कि हम फोन को यूज कर रहे हैं, है ना। चलो, तो 2 लोगों का हम एग्जाम्पल लेते हैं। एक ऐसा व्यक्ति, ऐसा कोई बच्चा या बड़ा जिसको फोन यूज करना नहीं आता, लेकिन बहुत महंगा फोन है उसके पास, उसे ज्यादा फंक्शंस यूज नहीं करने आते। आईफोन 11 है, एप्पल का ज्यादा फंक्शन होते हैं। एक एंड्रॉइड का फोन है, सस्ता भी है, लेकिन जिसके पास वो है ना, उसे बहुत अच्छे से यूज करना आता है ना। समझ आ गई बात या नहीं आई? या एक और छोटा एग्जांपल लेता हूं मैं कि कोई रोबोट है, कोई खिलौना, इलेक्ट्रॉनिक रोबोट है। वो रोबोट आपके पास है, एक ऑप्शन ये कि आपको यूज करना आता है, एक ऑप्शन है कि यूज करना नहीं आता। तो कौन फायदा उठा पाएगा उसका? जिसे यूज करना आता है। अब यूज करना कोई सिखाएगा तो ही आएगा ना हमें, या ऐसे ही चल पड़ेगा काम है? तो उसी तरीके से दिमाग भी हमारे पास होता है ना। तो दिमाग हमें यूज करता है या हम दिमाग को यूज करते हैं, इसके लिए हमें लगता तो होगा कि हम दिमाग को यूज कर रहे हैं, लेकिन असल में दिमाग हमें यूज कर रहा होता। अगर हम अपने दिमाग को यूज करना सीख लें, अच्छा यार, अरे इनको तो भूल ही गए थे। तो विनोद जी को वो नंबर शायद याद हो गए होंगे, चेक करें। चलो विनोद जी, कितने बच्चों को याद हुए? ये खड़े हो जाओ जिसको याद हुए, आगे आ जाओ, शाबाश, आ जाओ आगे। कौन माइक दो, सबसे हाँ सुनाओ बेटा। 79, 92, 84, 90, 97, 34। शाबाश, कोशिश की इसने बेटा। तो एक चीज़ बता देता हूँ कि मैं कोई बहुत बड़ा टीचर ट्रेनर नहीं हूँ, आप लोगों की तरह एक स्टूडेंट हूँ। अगर कोई गलती होती है तो आप बीच में नहीं बोलोगे, आप डेमो पूरा होने के बाद मुझे बताओगे, ठीक है? तो क्या आप तैयार हैं? ठीक है, तो सबसे पहले 79 है, 79 के बाद आपका है 92, 92 के बाद 99, 99 के बाद 82, 82 के बाद 64, 64 के बाद 90, 90 के बाद 72, 72 के बाद है आपका 86, 86 के बाद 47, 47 के बाद 34, 34 के बाद हो जाएगा अपना 44, 44 के बाद 81, 81 के बाद 63, 63 के बाद 55, लास्ट फाइनल 96। कितना सही है?
लेकिन आप भी कर सकते हो ये सारी चीजें, बस कुछ अभ्यास होता है। ऐसे जी उल्टे और सुनाओ तब मानेंगे, सीधे तो सुना रिवर्स में ट्राई करते हैं थोड़ा। अच्छा, मिस्टेक कितनी हुई थी? वेरी गुड। अभी रिवर्स में ट्राई करेंगे। रिवर्स में ना जैसे 69 हो जाएगा 96 का, सही है। 69 के बाद 55, 55 के बाद 36, 36 के बाद 18, 18 के बाद 44, 44 के बाद 43, 43 के बाद 74, 68, 27, 09, 09 के बाद 46, 46 के बाद 28, 99, 29, 97। ठीक है, कितनी मिस्टेक्स हुई? 0। इस तरीके से आप याद कर सकते हो। एक चीज बताइएगा, अगर ये याद हो सकते हैं तो क्या आपका सिलेबस याद नहीं हो सकता? मुश्किल है क्वेश्चन आंसर। विनोद जी ऐसे नहीं, हम नहीं मानेंगे। ये बताओ जी 10वें नंबर पे क्या लिख रखा है? 10वें नंबर पे है सर 34। वायु जी एक बार न्यू है गए, सही है। अब तो जी क्लैपिंग बनती है फिर। थैंक यू सर। अच्छा, आपने ये आप पूछो जी, आप अपने इसी नंबर पे कौन सा है पूछो। 8वें नंबर पे बता दीजिए। 5वें नंबर पे है आपका 64। और 8वें नंबर पे और बता, गुड़िया ने पूछा था। 8वें नंबर पे है जी 86। सही है जी। कोई और पूछना चाहता है? 12वें नंबर पे बता दीजिए। 12वें नंबर पे 81 है जी, 81। फोटोग्राफिक मेमोरी बोलते हैं, और किसी की भी हो सकती है, ऐसा नहीं कि मेरे अंदर कोई 81 से पहले और बाद में क्या क्या है ये भी बता दो, आप बताइए। 81 से पहले 44 है और बाद में है 63। और किसी ने कुछ पूछना है? सेकंड लास्ट कौन सा है ये बताओ, सेकंड लास्ट। सेकंड लास्ट है सर 55। हाँ ठीक है बेटा। 55 से पहले क्या था? 55 से पहले है सर 63। 12वें नंबर पे? 12वें नंबर पे हो जाएगा 81। 81 के बाद? 81 के बाद 63। विनोद जी अपने हाथ दिखाओ, लिख तो नहीं रखे आपने। कुछ भी नहीं लिख रहा मैं। कोई भी कर सकता है, देखिए सब कुछ ना टेक्निक्स होती है, विजुअलाइजेशन होता है। जैसे ना आप लोग मूवी देखते हो, मूवी याद हो जाती है ना, कार्टून याद हो जाते हैं। क्या आप कभी नोट्स बनाते हो कार्टून्स मूवी के, है ना? लेकिन याद हो जाता है। तो ये ना विजुअल फॉर्मेट में मेरे माइंड में है, ये पिक्चर साथ में चल रहा था। ठीक है, तो मैं ज़्यादा टाइम बहुत कम है। थैंक यू। एक बार अपने लिए सर के लिए जोर लगा। तो हम अभी बात कर रहे थे, मैं 5-7 मिनट बोलूंगा, बहुत देर नहीं। अगर हमें अपना दिमाग यूज करना आ जाए तो कुछ फायदा होगा या नुकसान? कितना? किस किस को करना आता है अपना दिमाग यूज? नहीं। सबसे बड़ी प्रॉब्लम जब मैं पढ़ता था मेरे को थी कंसंट्रेशन, एकाग्रता की। मैं किताब खोलता और दिमाग इधर उधर घूम जाता। किस किस को ये प्रॉब्लम है अभी? ठीक है। एक और प्रॉब्लम मेरे को थी कि कुछ भी जितनी मर्जी जोर लगा लो याद नहीं होता था, और याद जैसे तैसे नहीं, रुको एक मिनट, जैसे तैसे हो भी गया तो एग्जाम में जो क्वेश्चन आता साफ हो जाता। ये किस किस को? सबको ये प्रॉब्लम है। ठीक है, इसके सॉल्यूशन के लिए बेटा मैंने कई साल तक रिसर्च की कई देशों में, और उसमें बहुत अच्छे रिजल्ट्स आए। रिजल्ट क्या है वो हम बात करते हैं सीधी सी। सबसे पहले तो कुछ ऐसी चीजें होती हैं जिससे हम दिमाग की पावर को तेज कर सकते हैं। हर पेरेंट का, बच्चे का और टीचर्स का ये सपना होता है कि बच्चा टॉप करे क्लास में, अच्छे नंबर आए, है ना? दूसरी बात ये भी होती है कि टेंशन ना ले, स्ट्रेस ना ले, आसानी से बिल्कुल इजी पढ़ते पढ़ते ही वो अच्छे नंबर ले ले, ये होता है ना? इसके लिए हमें अगर अपने दिमाग को यूज करना आ गया तो हम आसानी से कर पाएंगे या नहीं? अब जो बच्चों ने ब्लाइंड फोल्ड नाक बंद करके जो देखा, वो अगर हम एक हफ्ते दिमाग की ट्रेनिंग ले लेंगे जिसको ब्रेन एक्टिवेशन बोलते हैं, तो कोई भी बच्चा ऐसे कर सकता है। बात ये नहीं कि आप बंद करके देख सकते हो, बात ये है कि उसके बाद हमारी एकाग्रता यानी कंसंट्रेशन इतनी ज्यादा हाई हो जाती है कि हम जो काम करेंगे पूरे ध्यान के साथ, पूरे फोकस के साथ करेंगे और कम टाइम में ज्यादा चीजें याद हो जाएंगी। कौन कौन चाहता है ये सीखना? वेरी गुड। एक हफ्ते में सीख सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। दूसरी बात, एक चीज और होती है, वो तो हो गया कि हमने अपने दिमाग को ट्रेन कर दिया। उसके बाद ट्रेन करने के बाद हम उसको यूज करना भी तो सीखेंगे ना। तो उसके लिए एक प्रोग्राम रहता है इंटेलिजेंस बिल्डिंग प्रोग्राम, वो भी डेवलप किया हमने 8 दिन का। 8 दिन में हमें जो कोर माइंड स्किल्स होती है, यानी रीडिंग स्पीड पता है?
क्या होती है बताओ, रीडिंग स्पीड का मतलब क्या होता है? मैं अभी देख रहा हूँ बैठे बैठे किन्हीं बच्चों का किस साइड ध्यान है, कभी किसी साइड ध्यान है। मैं ये कह रहा हूँ डॉक्टर साहब को आप एकाग्र होकर के, एकाग्र का मतलब आप उनको बड़े ध्यान से उन्हीं की तरफ ध्यान होना चाहिए आपका। ये बड़े काम की बात है। ऊपर से आपके एग्जाम आए हुए हैं, आज वो आपको ये टिप्स दे जाएंगे कि आप वो टिप्स मतलब पूरे साल के अंदर या उससे पहले कभी नहीं सुने होंगे और आपको एग्जाम आप बड़े अच्छे से क्लियर कर पाओगे। तो वो चीज़ें प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है। मैं देख रहा हूँ मेरी बहनें भी काफ़ी, कहीं किसी का कहीं ध्यान है, किसी का कहीं कोई कुछ आती है, तो कृपया डॉक्टर साहब को बड़ा ध्यान से सुने। ज़्यादा लंबा टाइम नहीं, 1 घंटे का टाइम अपने को मिला और आज हम सुन नहीं सकते। 1 घंटे में अपनी ज़िंदगी सुधर रही है, आपके लिए बड़ा बेनिफिट होने वाला है इसके लिए। तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है बड़ा ध्यान से सुने डॉक्टर साहब को। हाँ, तो सर ने याद दिलवा दिया सही कि एग्जाम टाइम है। आपका ध्यान भटक जाता है क्या पढ़ते पढ़ते? किस किस का? आपको फॉर्मूला बताएं कि एकाग्र होने का, फोकस्ड होने का। हाँ? रिया और जो बच्चे कर सकते हैं वो हाथ घुमाने वाली एक्सरसाइज करेंगे। अब कुछ एक्सरसाइज बताता हूं मैं आप लोगों के लिए, और ये सभी के लिए जो चेयर पे बैठे हैं नीचे हैं, सभी एक्सरसाइज करें, अपने हाथ खाली कर लें। बड़ी काम की चीज है ये। इससे ये पता चलेगा कि क्या हम अपने दोनों दिमाग इकट्ठे चला सकते हैं। हमारे दिमाग 2 पार्ट में डिवाइडेड है, लेफ्ट हेमिस्फीयर और राइट हेमिस्फीयर, है ना। थोड़ा आसान भाषा में ब्रेन बोल सकते हैं, बायां दिमाग दायां दिमाग, ठीक है। तो एक बार में एक चलता है, या तो दायां या बायां। तो हम चेक करते हैं अभी एक प्रोसेस से कि कैसे हम ये पता कर सकते हैं कि कौन सा दिमाग चल रहा है, दोनों इकट्ठे चल रहे हैं कि नहीं चल रहे, और अगर नहीं चल रहे तो कैसे हम वो एक्सरसाइज करके एकाग्रता यानी कंसंट्रेशन बढ़ा सकते हैं। कृतिका आएंगी और वो आप सबको बताएंगे इनकी तरह आपको वो एक्सरसाइज करनी है। जी आओ बेटा। जी ठीक है, तो आप ध्यान से देखेंगे, कृतिका के साथ साथ आपने करना है 20 तक काउंटिंग करनी है, ऐसे हाथ घुमाना है। चलो स्टार्ट करते हैं। 1 2, आवाज आनी चाहिए। मैं बड़े लोगों से भी रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, खुद का दिमाग फील करने का मौका मिलेगा ये। शाबाश, ये हो गया। अब दूसरा हाथ उल्टा घुमाना है, उल्टी डायरेक्शन में 20 से 1 तक काउंट करके। 20 19 बहुत बढ़िया। अब अभी तक ऐसा होता था कि हमारे दिमाग में ना कुछ न्यूरल एक्टिविटीज होती है, मतलब दिमाग में कुछ होता है तब शरीर चलता है, ऐसा ही ना। पहले हम सोचेंगे तभी तो कुछ होगा। अब हम अपने शरीर से दिमाग को चलाते हैं। अब दोनों हाथ बाहर की तरफ घुमाए जाए, घूम रहे हैं ठीक से, ठीक है जी। अब अंदर की तरफ घुमाए, ये भी बिल्कुल ठीक हो रहा है। अब थोड़ा ध्यान देने की बात है कि अगर आप अपने लेफ्ट और राइट दोनों ब्रेन्स को इकट्ठा यूज करना चाहते हैं तो उससे फायदा ये मिलेगा कि दोनों हाथों से लिख पाओगे आप इकट्ठा, एक से हिंदी एक से इंग्लिश। लिख सकते हैं क्या? कौन कौन लिख सकता है यहाँ पे? हाथ ऊपर करो, ठीक से करो। तो देखो ये 2-3 बच्चे हैं, और कहां गए? घूमने गए शायद 2-3 लोग हैं, पीछे भी है। तो ये बड़ी आसान सी बात है बेटा। 1 हफ्ते में ही अगर हम ट्रेनिंग दें दिमाग को तो ये भी संभावित है कि हम दोनों हाथों से लिख पाए। अभी अगर होगा तो हम चेक भी कर लेंगे। खैर, तो दोनों हाथों से लिखने का मतलब हुआ दोनों दिमाग इकट्ठे चल रहे हैं हमारे, ठीक है। ये चेक करने का और एकाग्रता बढ़ाने का एक्सरसाइज एक ये भी है कि एक हाथ आपने सीधा घुमाना है, एक उल्टा घुमाना है, दोनों इकट्ठे घुमाना है, एक सीधा एक उल्टा, जैसे कृतिका घुमा रही है। कोशिश करें आप लोग जरा, बड़े और छोटे सभी, अगर होता हो तो। एक सीधा एक उल्टा। प्रॉब्लम ये रहेगी कि या तो सीधे घूमेंगे या उल्टे, लगेगा हमें कि घूम रहे हैं। एक सीधा एक उल्टा, देखिए, और उसका रिवर्स सभी बच्चे कर रहे हैं। करके देखें जरा, आपको अपने आप समझ आएगा कि हम कितना दिमाग यूज कर पा रहे हैं। है ना थोड़ी सी प्रॉब्लम? ठीक है, शाबाश बेटा, कृतिका। क्लैप करते हैं कृतिका के लिए। जब भी कोई एक्टिविटी बताई जाती है उसको कृपया मजाक में ना लें, आप उसको सीरियसली समझ के और अपने अंदर ध्यान करने का काम करें, मजाक में ना लें। आपसे रिक्वेस्ट है बार बार। अब शॉर्ट में मैंने बता दिया कि हम अपने दिमाग को तेज कर सकते हैं। जिम होता है ना, जिम जाते हैं
बॉडी बनती है, वैसे ब्रेन का जिम भी होता है दिमाग को तेज करने का। और ब्रेन जिम में हम अपने दिमाग के अलग अलग पार्ट्स को स्ट्रेंथन यानी जोर मतलब पावरफुल कर सकते हैं, ठीक है। और ब्रेन जिम के कुछ एक्सरसाइज का एक पार्ट ये था जो इन बच्चों ने अभी करके दिखाया। एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम और होती है कि सभी चाहते हैं कामयाब होना, चाहते हैं सभी पेरेंट्स चाहते हैं बच्चों को कामयाब करना, लेकिन कामयाब कैसे हो, ये बड़ा क्वेश्चन है। आमतौर पे ये समझा जाता है कि जिस बच्चे के सबसे ज्यादा नंबर है वो कामयाब है ना। क्या यही कसौटी होती है? जो ऊपर है उनसे पूछना चाहूंगा जो चेयर पे बैठे हैं कि क्या पढ़ाई में ज्यादा नंबर लाना ही कामयाबी की परिभाषा है या कुछ और भी हो सकती है? कुछ और भी शायद हो सकती है ना। जरूरी नहीं है कि सिर्फ पढ़ाई में हो, लेकिन हाँ जिस फील्ड में भी हो आप टॉप पे रहें तो कामयाब हो जाएंगे। अब कौन सी फील्ड में आप जाएं कि टॉप में आ जाएं, ये भी बड़ा क्वेश्चन है। अब अगर हम इन सभी बच्चों को दौड़ की प्रैक्टिस करवाएं रेस के लिए और ओलंपिक्स में दौड़ के लिए भेजें, तो क्या सभी क्रैक कर पाएंगे उसको? शायद नहीं। अगर सभी को क्रिकेट खिलाएं तो शायद नहीं कर पाएंगे। सभी को मैथमेटिक्स के ओलंपियाड में भेजें, शायद सभी नहीं कर पाएंगे। तो हमें कोई ऐसा फॉर्मूला चाहिए होता है जिससे हमें ये पता चल जाए कोई भी इंडिविजुअल किस फील्ड में परफेक्ट है ना, उसका इनबॉर्न पोटेंशियल जन्मजात प्रतिभा क्या है, किस चीज को बहुत अच्छे से कर सकता है। एक ऐसा टेस्ट है जिसका नाम है ब्रेन वेव स्कैनिंग। जिनके पास फोन है वो लिख सकते हैं या नेट पे देख लीजिएगा, बड़ी अच्छी सी चीज है। ये अभी भारत में पहली बार आई है और इसमें मैं खुद कई सालों से रिसर्च कर रहा हूँ। एक ऐसा मेथड है जिससे किसी भी बच्चे के दिमाग का टेस्ट करके ये पता चल जाएगा कि उसकी कामयाबी की लाइन कौन सी है। पढ़ाई लिखाई में है तो किस सब्जेक्ट में, खेल में है तो किस खेल में, किसी और काम में है तो किस किस काम में। हम कॉम्पिटिटिव एग्जाम देते हैं, आपने देखा होगा, यहाँ से कुछ लोग शायद दे भी रहे होंगे, मतलब 42 साल तक 40 साल तक जो भी एज होती है अलग अलग की वो दे सकते हैं। तो ये हम देखने में आया है कि तैयारी करते हैं बचपन से, मतलब 9वीं 10वीं क्लास में कई लोग सीकर भेजते हैं, कोटा भेज देते हैं, दिल्ली भेज देते हैं बच्चे को कि तैयारी करवाएंगे। वो तैयारी करते रहते हैं, 2-3 साल करते हैं, 1 नंबर से रह गया, 2 नंबर से रह गया, 2-4 साल करने के बाद कई बार वापिस आ जाते हैं कि पानी सूट नहीं किया बच्चे को। सुना होगा ऐसा आपने? क्यों नहीं कर पाए वो? चलो, लेकिन जो लोग टॉप करते हैं 10th में, जो टॉप कर गया या कोई भी एग्जाम में टॉप का सबसे जो फर्स्ट आया सेकंड आया, उनके बारे में अगर हम अखबार में पढ़ते हैं, टीवी में देखते हैं, तो ये पता चलता है कि ना उन्होंने लाइब्रेरी ज्वाइन की, ना कहीं कोचिंग की, अपना काम करते करते पढ़ते पढ़ते स्कूल में पढ़े या जहां भी गया वो टॉप कर गया। ऐसा होता है कि नहीं होता? इसका मतलब ये हुआ कि जिन्होंने टॉप किया उनका दिमाग इस तरीके से कंडीशन था, इस तरीके से बना हुआ था कि वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम आसानी से क्रैक कर पाएंगे। एक लाइन सुनी आपने, कौवा चला हंस की चाल अपनी भी चाल भूल बैठा। इसका मतलब हुआ कि हम जो बन के पैदा हुए हैं, जो बनने के लिए दुनिया में आए हैं, हमें वही बनना चाहिए। किसी और की कोशिश करेंगे तो नहीं बन पाएंगे, है ना। ये बात पेरेंट्स को थोड़ा ध्यान से सुननी चाहिए। तो कैसे डिसाइड करें कि कौन बच्चा क्या बन पाएगा, ये सबसे बड़ा क्वेश्चन है और इसका आंसर हमने निकाल लिया है। इसका थोड़ा टेक्निकल सा बताने की कोशिश करता हूं। हम सभी व्यक्तियों के दिमाग में 10 पार्ट हैं, यानी 10 तरीके की बुद्धिमत्ता है, मल्टीपल इंटेलिजेंस। एक हार्वर्ड यूनिवर्सिटी आपने सुना होगा, एक बहुत अच्छा इंस्टीट्यूशन है, विश्व की महानतम यूनिवर्सिटीज में से एक है। तो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में डॉक्टर गार्टनर ने ये रिसर्च किया था कि मल्टीपल इंटेलिजेंस, 9 तरीके की इंटेलिजेंस होती है एक व्यक्ति में, यानी 9 तरीके काम कर सकता है। आप गाना सभी गा सकते हैं, लेकिन सबसे बढ़िया तो एक आधा ही गा सकता है ना। क्रिकेट सभी खेल सकते हैं, लेकिन नेशनल लेवल पर बहुत अच्छा जो करे वो तो बहुत कम लोग होते हैं। तो ये पता करना कि किस व्यक्ति में कौन सी इंटेलिजेंस किस लेवल की है, ये पता करना बहुत जरूरी है। और ये पता चल सकता है आपके दिमाग से, है ना। दिमाग के जो अलग अलग पार्ट्स होते हैं उसमें कौन सा पार्ट किस लेवल पे चल रहा है, ये डिसाइड करता है हमारे न्यूरॉन्स, जो विनोद सर बता रहे थे। विनोद सर ने ये पढ़ने के लिए 1 या 2 न्यूरॉन का इस्तेमाल किया, इतना काफी हो जाता है। अगर आप 10 न्यूरॉन्स प्रॉपर फंक्शनल हैं तो 100% मार्क्स ले सकते हो हर क्लास में, हर सब्जेक्ट में, ज्यादा बड़ी बात नहीं है। और 1500 करोड़ न्यूरॉन यहाँ पे लिए घूम रहे हो, हमें पता ही नहीं यूज करने का। अगर हम अपने दिमाग को ठीक से यूज कर पाए और ये पता कर पाए कि किस फील्ड में हमने कामयाबी हासिल करने, किस फील्ड में हम कामयाबी हासिल कर सकते हैं, तो उसी तरफ जुट जाएंगे या नहीं। आमतौर पर देखा गया है कि युवाओं में कोशिश करते हैं एक काम करने की,
1-2 साल मजा नहीं आता ठीक ठाक से, वो प्रोफेशन चेंज करते हैं, उनकी सिटी चेंज करते हैं। 2 साल बाद बात करो कि मैं तो बेंगलोर हूँ, 4 साल बाद बात करो मैं तो अहमदाबाद गया हूँ। ऐसा सुनने में मिलता है कि नहीं? कुछ लोग अपना काम चेंज करते रहते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि वहां पे सफलता शायद नहीं मिली। अच्छा, पढ़ने में भी ऐसा देखा गया है, जो बड़े लोग हैं वो शायद कोरिलेट करेंगे इस बात को, कि 10वीं के बाद कौन सा सब्जेक्ट चूज करें, सबसे बड़ी दिक्कत है ना? अब कौन सा करते हैं? जिसने कह दिया उसी के सुन के उसके पीछे हो जाते हैं। ऐसा होता है कि नहीं? मैं गांव में पला बड़ा था, अभी कई देशों में ये चीजें चल रही हैं, लेकिन बचपन तो याद रहता ही है। तो उसमें ऐसा होता था, और शायद आजकल भी ऐसा होता है, कि कोई बच्चा अगर आपके गांव का सीए बन के अच्छे तरीके से कमाई कर गया, उसने अच्छी बड़ी गाड़ी और बड़ा बंगला बना दिया, तो गांव नहीं, आसपास के गांवों के लोग भी सीए की तैयारी करने जुट जाएंगे। ऐसा होता है कि नहीं? लेकिन उसका दिमाग उसके लिए था, ऐसा थोड़ी सभी कुछ सभी बन जाएंगे। तो हमें ये डिसाइड करना जरूरी है। और वही क्वेश्चन 10th के बाद आता है कि 10th के बाद क्या सब्जेक्ट चूज किया जाए। टीचर कुछ और बोलते हैं, चाचा ताऊ कुछ और बोलते हैं, बुआ फूफा कुछ और बोलते हैं, दोस्त कुछ और बोलते हैं, और लास्ट में आ जाता है बच्चे के ऊपर कि तुमने क्या करना है। बच्चा इतना मैच्योर तो होता नहीं है कि कुछ डिसाइड कर पाए। वो देखता है कि सारे दोस्त वहां जा रहे हैं तो मैंने भी वहीं जाना है, और गड़बड़ की शुरुआत हो जाती है। कौन सा सब्जेक्ट लेना चाहिए? हमें वो सब्जेक्ट लेना चाहिए जिस सब्जेक्ट में हमारा दिमाग बहुत अच्छे से ट्रेंड है, जिसमें अच्छे नंबर ले सकता है। ऐसा आमतौर पे माना जाता है कि साइंस के जो लोग साइंस के सबसे बढ़िया होते हैं, ऐसा माना जाता था। अभी कुछ कुछ देखने में आता है कि साइंस तो बड़े इंटेलिजेंट से बच्चे लेते हैं, तो थोड़े से ठीक है साइंस नहीं चल पाती तो कॉमर्स ले लेते होंगे, और जिनके बस की बात कुछ नहीं है वो आर्ट्स ले लेते हैं, ऐसा माना जाता है। तो बच्चे आर्ट्स वालों को थोड़ा देखते हैं, आर्ट्स वाले यही है। लेकिन कुछ साल आगे जाने के बाद देखा जाता है कि आईएएस सबसे बड़े ऑफिसर आर्ट्स वाले बने घूम रहे होते हैं, उनका हिसाब किताब करने के लिए कॉमर्स वाले कर रहे होते हैं, और साइंस वाले कहते हैं कि जी इंजेक्शन लगवा लो, दवाई ले लो। ऐसा होता है कि नहीं? मैं ये नहीं कहना चाह रहा कौन बड़ा कौन ज्यादा, कौन कम या कौन अच्छा। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि आप लोग साइंस, आर्ट्स, कॉमर्स या कोई भी सब्जेक्ट, वोकेशनल, दुनिया भर के चांसेस हैं, उसको कम ज्यादा नहीं है। आप जिसमें जा रहे हैं ना उस पर टॉप करें, वो है मजेदार बात, है ना? साइंस में मैं अगर 70% मार्क्स ले रहा हूं और आर्ट्स में 95 ले रहा हूं, तो कौन सा ठीक है? आर्ट्स। 95% मार्क्स सही है ना? तो बात ये नहीं है क्या लेना है, बात ये है कि क्या अच्छे से कर पाते हैं। तो जो ब्रेन वेव स्कैनिंग एक मेथड है, टेक्निकल मतलब बड़ा अच्छा रिसर्च बेस्ड तरीका है, इससे ये पता चल सकता है बच्चे के दिमाग को टेस्ट करके कि कौन सा सब्जेक्ट 10th के बाद लेना चाहिए, कौन सा सब्जेक्ट 12वीं के बाद लेना चाहिए, किस फील्ड में अच्छा हो सकता है। ये बड़ी दिक्कत होती है, आजकल देखने में आया है कि पहले ले लिया कोई भी, जैसे इलेक्शन साइंस ले ली, फिर बच्चे की तैयारी करवा दी, तैयारी करवा के उसने बोला कि इंजीनियरिंग करवाएंगे बच्चे की, है ना? बीटेक में बच्चे ने पूछा क्या करेगा, वो बोलते हैं मैं तो कंप्यूटर साइंस करनी है। ठीक है जी, तो कंप्यूटर साइंस के लिए बड़े अच्छे कॉलेज के लिए उसका नंबर बढ़ गया। वहां जाने के बाद पता चला कंप्यूटर साइंस में तो सीट है ही नहीं, सिविल इंजीनियरिंग में है ना? बिल्कुल अलग होता है। तो क्योंकि कॉलेज अच्छा है इसलिए सिविल मेडिसिन ले ले बेटा, तो जैसे तैसे करके वो क्लियर करेगा। बीटेक होने के बाद पता चलता है ज्यादातर केसेस में कि दिखता तो अच्छा था लेकिन प्लेसमेंट हुई नहीं। फिर उसके दिमाग में पड़ता है कि मैं तो बहुत बड़ा कुछ और करूंगा, तो फिर कहता है एमबीए कर लें। बीटेक कर ली, जिसका कोई कनेक्शन नहीं है एमबीए से, एमबीए करते हैं। एमबीए के बाद अगर प्लेसमेंट हो गई, 2-4% लोगों की होती, ज्यादा नहीं होती, उसके बाद फिर कहते हैं यार अब क्या करें, घूमते फिरते बीएड कर लेते हैं, टीचिंग कर लेंगे। बीएड कर ली, टीचिंग में नंबर पड़ गया, ठीक है, नहीं पड़ा, दुकान खोल लो जी कोई ऑटो मार्केट में स्पेयर पार्ट्स की, कुछ भी ऐसा करते हैं। अगर लास्ट में दुकान स्पेयर पार्ट्स की खोलनी थी तो शुरू में क्यों नहीं खोल ली? 5-7 साल में कहीं आके 2 दुकान हो गई होती, 4 हो गई होती। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि कहीं भी अगर जाना हो तो हमें डिसाइड करना जरूरी है, प्रॉपर तरीके से प्लानिंग करके चलना जरूरी है। और अगर हम जिंदगी की प्लानिंग नहीं करेंगे तो शायद फेल हो जाएंगे। छोटी सी अगर हमने ट्रेवल करनी है 500-700 किलोमीटर की गाड़ी से, तो भी हम शायद तैयारी करके चलते हैं कि इतनी दूर जाना है, ये गाड़ी ले जाएंगे, इतना पेट्रोल पंप रास्ते में आएंगे, ये सामान ले जाओ। तुम्हारी जिंदगी की पढ़ाई की तैयारी करनी चाहिए कि नहीं? बड़ा दुख होता है जब मैं कई बार आईआईटी वगैरह तक मैं पूछता हूँ, कॉलेज यूनिवर्सिटीज में जब सेशन ले रहे होते हैं तो पूछते हैं कि क्या कर रहे हो? ग्रेजुएशन कर रहे हैं। ग्रेजुएशन के बाद क्या करोगे? तो ग्रेजुएशन तो होने दो। उसके बाद हो जाती है पोस्ट ग्रेजुएशन, मास्टर डिग्री वालों से पूछते हैं मास्टर के बाद क्या करोगे? वो तो हो जाने दो। पीएचडी के बाद पीएचडी होने दो, पीएचडी के बाद नेट करेंगे, नेट के बाद फिर घूम रहे होते हैं। तो हमें अगर लास्ट तक क्लियर नहीं है तो हम नहीं पहुंच पाएंगे। तो
मेरी ये रिक्वेस्ट है आज आप सभी लोगों से कि आपने जिंदगी में जो भी करना है पहले डिसाइड करें, वो क्लियर, और डिसाइड करने के बाद चेक करें कि हमने ठीक किया है नहीं किया। ऐसे ही डिसाइड कर लिया तो जिंदगी बर्बाद होने निश्चित है। अगर हमने अच्छे तरीके से डिसाइड कर लिया तो आपका नाम दुनिया में चमकना निश्चित है। कोई क्वेश्चन अभी तक पूछना हो किसी ने तो मैं अपनी बात को वाइंड अप करना चाह रहा हूं। बहुत देर हो गई मेरे को ऐसा लग रहा है। क्या समझा पाया मैं कुछ या नहीं? तो सबसे बड़ी बात कि सभी के पास दिमाग है, और अगर आप यूज करना चाहें तो इतना अच्छे तरीके से कर सकते हैं कि वर्ल्ड रिकॉर्ड बन सकते हैं। मेरे सैकड़ों स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिन्होंने वर्ल्ड रिकॉर्ड बना रखे हैं। ये विनोद सर ने जो किया, हफ्ते 10 दिन में कोई इस तरीके से सीख सकता है अपने दिमाग को यूज करना। जो ब्लाइंड बॉडी बच्चों ने किया, हफ्ते 10 दिन में ये सीख सकता है। अगर किसी ने ये चेक करना हो कि मेरा दिमाग किस फील्ड में है, ये भी छोटी सी बात है। मतलब फॉर्मूले हैं। अब फॉर्मूले कैसे हैं? जैसे पथरी होती है ना किसी को, तो पथरी है, कई दिनों से उसको बहुत दर्द होता है पेट में, इतने साल हो गए मान लो है। अब कोई डॉक्टर के पास जाएगा कि यार पथरी है, इतने साल हो गए। तो आमतौर पे अगर टेक्नोलॉजी ऐसी नहीं होती, हॉस्पिटल एडवांस नहीं होते, तो जी मान लो 10 साल का दर्द है तो ठीक होने में तो 10 साल नहीं 10 महीने तो लगने चाहिए। अंदाजा था अगर हम बिना उसके करें तो। लेकिन डॉक्टर लेजर ऑपरेशन करता है, 5 मिनट लगाता है मेरे ख्याल से, 5-10 मिनट, और पथरी बाहर। यानी 10 सालों का दर्द कुछ मिनटों में क्लियर हो गया। हो सकता है नहीं होता ऐसा, ऑपरेशन होते हैं बड़े बड़े, तो मतलब लंबी लंबी बीमारी एकदम से ठीक हो जाती है क्योंकि उनके पास टेक्निक है, मेथड्स हैं। तो उसी तरीके से हम अपने दिमाग को इतने सालों से यूज करते आए, अगर हमें दिमाग को यूज करना सीख लिया, दिमाग को तेज करना सीख लिया, तो सब कुछ बड़ी आसानी से सीख पाएंगे, है ना। तो लास्ट में मैं ये कहना चाहूंगा कि पढ़ाई लिखाई में तेज होना बहुत आसान सी बात है, एक खेल की तरह है, और इस खेल को मैं लगभग 10 लाख लोगों को पूरे विश्व में सिखा चुका हूं। इसके बाद ये जो ब्लाइंड पोल्ट्री आंख बंद करके करने लगे, इस पे थोड़ी और रिसर्च की, मुझे लगा कि जो नेत्रहीन भाई बहन हैं जिन्हें नहीं दिखता, दृष्टिहीन नेत्रहीन, उन पे ऑपरेशन किया, और मतलब उन पे काम किया जाए, उन पे करना शुरू किया, तो हफ्ते 10 दिन उन्हें दिखना शुरू हो गया। लगभग 550 ब्लाइंड लोग ठीक हो चुके हैं, जो बड़े अच्छे तरीके से घूम फिर रहे हैं, कुछ गाड़ी ड्राइव कर रहे हैं, अखबार पढ़ते सब कुछ बिना आंखों के, दिमाग से। दिमाग में इतनी ज्यादा पावर है कि आप कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। धन्यवाद। धन्यवाद जितेंद्र जी। जितेंद्र जी को मैं सुन रहा था तो मेरे माइंड में भी 2 क्वेश्चन चल रहे थे कि भी इनके बारे में सोचा जाए। तो सबसे पहले तो जितेंद्र जी मेरा सवाल ये है आपसे कि इन बच्चों के माइंड में ये चल रहा था, जिस तरह आप माइंड स्कैनिंग की बात कर रहे थे, तो उसके लिए कोई सर्विस स्टेशन है या कोई दुकान है या कोई हॉस्पिटल है या कोई ऐसी जगह है भी इन बच्चों को हम बता सके कि आप अपने यदि माइंड की स्कैनिंग करवानी है कि आप क्या करना चाहते हैं, क्या कर सकते हैं, तो उस चीज के लिए अपना नाम दर्ज करवाए, वो जगह बता दीजिए हमें। अच्छा, सबसे पहले तो मैं ये पूछना चाहूंगा, कौन कौन जानना चाहता है अपने बारे में, अपने बच्चों के बारे में कि कहाँ कामयाब हो सकते हैं? हाथ ऊपर करें जरा, कहीं ऐसे ही तो नहीं लगे हुए। इसका मतलब कुछ ही चाहते हैं ना, हाथ नहीं खड़ा करना, इसका नहीं चाहते, ऐसे थोड़ी करना, ऐसे करो। पेरेंट्स की बात करते हैं। पेरेंट्स में कोई चाहता है कि अपने बच्चों के बारे में पता चल जाए, पढ़ाई लिखाई में तेज कैसे हो सकते हैं जी। तो इसके लिए थोड़ी सी मैं बात बताना चाहूंगा, 1 मिनट सर इसको थोड़ा और एक्सप्लेन कर देते हैं कि कई बार ऐसा देखने में आता है, जो थ्योरीज है ना पढ़ते हैं साइकोलॉजी में, कई थ्योरीज चेंज हो गई। पेटेंट सुना होगा, पेटेंट होता है कोई एक व्यक्ति ने दुनिया में वो काम किया और उसी के नाम होता है। तो 8 पेटेंट फाइल मेरे नाम अभी हो गए हैं, लगातार चल रही है चीजें, कई मिनिस्ट्रीज में, स्टेट और सेंट्रल और कई जगह पे प्रोजेक्ट्स में मैं इंक्लूड हूँ। तो एक छोटी सी बात बड़ी अच्छी सी आपको सबको समझ आ जाएगी। कोई बच्चा 5-7 सब्जेक्ट होते हैं ना, तो जो टॉपर है वो भी किसी एक सब्जेक्ट में कमजोर होता है आमतौर पे, या नहीं होता? और जिस सब्जेक्ट में वो कमजोर है, कोई ऐसा बच्चा जो पढ़ाई में बहुत अच्छा नहीं है, वो उस सब्जेक्ट में टॉप कर जाता है, ऐसा भी होता है। तो ये क्यों होता है? क्योंकि बच्चे के पढ़ने का तरीका अगर मैच कर जाता है सब्जेक्ट के साथ, तो आसानी से कर पाएगा। तो इसके लिए भी हमने कई हजारों बच्चों पे एक्सपेरिमेंट किए हैं। हफ्ते का ही काम है, बहुत लंबा चौड़ा नहीं है, कि सब्जेक्ट स्पेशलाइजेशन एक ऐसी चीज भी है कि कोई बच्चे को अगर किसी एक सब्जेक्ट में डाउन है तो 1 हफ्ते में ही वो अबव एवरेज आ जाता है। उसके लिए क्या करते हैं, हम देखते हैं उसके बच्चे के सीखने का तरीका।
हर बच्चे का सोचने का तरीका अलग है, सीखने का तरीका अलग है, समझने का तरीका अलग है। तो जो ब्रेन वेव स्कैनिंग की जो हम बात कर रहे हैं, उससे ये भी पता चल जाएगा कि सीखने की शैली कौन सी है, जिससे कि कम टाइम में ज्यादा चीजें याद कर पाएगा। एक चीज और पता चल जाती है कि बच्चे का सोचने का तरीका क्या है। यानी कि आप बोलते हैं ना कई बार कि बेटा ये नहीं करना, तो बच्चा कहते हैं नहीं करते, लेकिन आपके जानने के बाद कर रहा है कि नहीं कर रहा, ये किसको पता। तो वो बच्चा अंदर से क्या सोच रहा है, बता क्या रहा है, वो सभी कुछ चीजें पता चल जाती है। ठीक है, तो ये इधर रजिस्ट्रेशन के लिए उधर है, आप बात कर सकते हैं सर। जी, अगला क्वेश्चन मेरा ये है कि इन बच्चों को हम आपकी क्लास अटेंड करवाएं तो क्या शेड्यूल रहेगा आपका, किस तरह से आना जाना रहेगा, वो आप हमें प्लीज जरूर बताएं। तो एक काम करते हैं, मेरा अभी याद दिला दिया भाई साहब ने, मैं थोड़ा निकलता हूँ, आप लोग बात कर लीजिएगा ना। ऐसे नहीं निकलना सर, एक बार आपको क्या करते हो, हाँ वो मोमेंटो वो देंगे आपकी, लेकिन सिर्फ 5 मिनट का टाइम लेंगे अच्छा प्लीज। आपका मान सम्मान करेंगे जी, ऐसे जी। तो। लेकिन ठीक है, हम जल्दी करेंगे 12-20 का टाइम। आज के इस प्रोग्राम को पूर्ण रूप से अमली जामा पहनाने में हमारी टीम सहयोग किया। हमारे टीम के मेंबर हैं एक्टिव किशन सुथार जी एंड उनकी टीम हमारे बीच में बैठे, एक बार उनके लिए भी जोरदार तालियां बजा दीजिए। और इस पूरे प्रांगण को सजाने में कन्या गुरुकुल डोभी की बेटियां, सनराइज सीनियर सेकेंडरी स्कूल से लड़के व लड़कियां और उसके साथ कन्या गर्ल मिडिल स्कूल से भी हमारे बीच में पहुंचे हैं, उन सब का और उनके स्टाफ का यहाँ पहुंचने पर हम तहे दिल से धन्यवाद करते हैं। दूसरा, मैं डॉक्टर साहब से एक रिक्वेस्ट करूंगा, बाकी देखते हैं रिक्वेस्ट कितनी स्वीकार होगी या नहीं, वो बात की बातें हैं। डॉक्टर साहब, मैंने इलेक्शन अभी ताज़ा इलेक्शन कैंपेन जीता है, वो इलेक्शन कैंपेन में हमने मतलब एक चीज थी मेरे मन में, आपने काफी इंटरव्यू भी सुने होंगे मेरे, कि भी मैं मेरे डोभी गांव का नाम विश्व पटल पे चमकाना चाहता हूँ जी। और विश्व पटल पे चमकाने की जो सबसे पहली सीढ़ी है वो शिक्षा के स्तर को यदि सुधारेंगे और अच्छा होगा तो कोई नहीं रोक सकता, जिस तरह अभी आपने भी अपने भाषण के अंदर बताया था। और उस विश्व पटल पे मेरे गांव का नाम चमकाने के लिए मेरे पास ये क्रीम है और गांव ने पूरी पावर मेरे हाथ में दे दी है कि भी 5 साल आप गांव का नेतृत्व करेंगे। मैं आपको ये विश्वास दिला रहा हूं कि 5 साल के अंदर मेरे गांव का बच्चा मतलब विश्व पटल पे इनका नाम आए, उसके लिए मेरी ग्राम पंचायत की तरफ से, चाहे आप हमारे को मतलब स्टाफ दीजिए या कोई ऐसा सेशन या कोई इतना टाइम जरूर निकालिए कि आप स्पेशल मेरे गांव में देश के हम आपको जगह अवेलेबल करवाएंगे इन बच्चों को, ताकि आने जाने में परेशानी ना हो, क्योंकि ये गांव देहात से रखने वाले हैं साहब। हर पेरेंट्स इतना नहीं है कि वो दिल्ली हिसार का किराया मतलब पहुंच सकता है। तो इस तरह की कोई यदि आपके पास वो बनती है, चाहे आप सप्ताह में या 2 दिन में या 3 दिन में एक बार टाइम निकाल के इन बच्चों को इतना वो बना दीजिए जिसका एहसान हमारे ऊपर आपका बहुत बड़ा रहेगा। और मैं ये चाहता हूँ ये बच्चे आगे चल करके बहुत आगे निकले। हर बच्चे के मन में उत्सुकता है, लेकिन कहीं ना कहीं ब्रेक लग जाता है, सिर्फ वो घर की आर्थिक स्थिति कमजोर होने के कारण या माँ बाप की ऐसी पीड़ादायक स्थिति होती है कि उसके बाद वो बच्चा आगे नहीं बढ़ पाता। तो हम ये चाहेंगे कि आप हमारे को ये मौका जरूर दीजिए। और मेरे को ये बताओ, आज इनका ये इतना सा डेमो देखने के बाद में कितने बच्चों के अंदर ललक पैदा हुई है? ये तो नहीं है ना डॉक्टर साहब बता रहे थे कि भी उसको वो सब्जेक्ट लेना, मैं भी ये ले लूं, उस तरह की तो ललक नहीं है ना। मतलब अपने माइंड से आप प्रिपेयर होके कह रहे हैं कि ये मैं करना चाहता हूं, कर सकता हूं। तो हम जरूर आपके लिए अच्छा ये स्टेप उठा करके, और गांव में मैं डॉक्टर साहब से रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि भी वो गांव में अपने को यदि इस तरह का कोई सेशन दे दे तो आप लोगों को हम गांव में चाहे स्कूल के अंदर या कोई अलग बिल्डिंग हम हायर करेंगे, उसको लेकर के गांव में काम करने का काम करेंगे। दूसरा, वो फौजी साहब उनका कैप वाले साथी आए हुए हैं, उनका क्या नाम है अपने बीच में? विनोद जी एक बार आप अपनी जगह खड़े होना। क्या लगता है, मतलब इनको आपने अभी थोड़ी देर पहले सुना, एग्जाम्पल भी देखा, लेकिन आपको क्या लगता है कि विनोद जी ने अपनी जिंदगी में अभी तक इतनी सी जिंदगी में क्या किया होगा? कोई बता सकता है साथी? आप में से मेरे को ये बताओ, 1 मिनट खड़े रहना विनोद जी। आप में से मेरे को ये बताओ कितने ऐसे स्टूडेंट हैं जो एक बार नौकरी मिल जाए वो खुश है? मतलब नौकरी नहीं मिलनी चाहिए,
तो फिर आपने हाथ क्यों नहीं खड़ा किया? मेरा पूछने का मतलब ये था भी आपको यदि आपने पढ़ाई की और नौकरी मिल गई तो उसमें आप संतुष्ट है? कितने स्टूडेंट है बताओ वैसे? सही है इधर की बात मतलब आप सिंगल एक नौकरी से संतुष्ट हैं? ये आपके सामने खड़े हैं विनोद जी, 50 एग्जाम क्लियर किए, नौकरी के 50 एग्जाम, 50 के लमसम चाहे वो 47 मेरे को नहीं पता, लेकिन मेरे को जो डिटेल मिली वो 50 की, मतलब 50 नौकरियां छोड़ दी, ज्वाइन नहीं किया, और वो फिर आपके बीच में खड़े हैं। किस लिए? उनके मन में ये ललक नहीं कि भी मैं पैसे कमा के या काम धंधा करके अपना जीवन यापन करूं, नहीं। उन्होंने ये देखा कि इन 50 एग्जाम को क्लियर करने के लिए मेरे अंदर जो शक्तियां आई, वो शक्तियां मैं, ठीक है मैंने तो ले ली, लेकिन मैं इन मेरे प्यारे बहनों और भाइयों के बांटूं। है ना समझने वाली बात? तो जब ऐसे ऐसे प्रोग्राम आपके बीच में आ रहे हैं तो मैं चाहता हूं कि हर बच्चा उसके अंदर भाग ले, और एडमिशन के लिए जैसे पीछे बताया है, कोई साथी एडमिशन लेना चाहता है तो वहाँ अपना इस प्रोग्राम के बाद एडमिशन करवा सकता है। उसके पेरेंट्स आए हुए वो पेरेंट्स भी करवा सकते हैं। और जितेंद्र जी से फिर आग्रह करूंगा कि जितेंद्र जी हो सके तो चाहे 1 घंटे का टाइम या आधा घंटे का टाइम, जैसे भी, या जरूरी नहीं है आप पहुंचो, आपके टीम से कोई ऐसा साथी हमारे लिए यहाँ नियुक्त हो जाए, हम आपको टाइम भी देंगे और जगह भी देंगे, सारी चीजें देंगे। हम इस तरह का सहयोग चाहते हैं आपसे भी, आपसे साप्ताहिक दे दें या मंथली में 2-4 दिन हफ्ते का दे दें, जैसे भी इन बच्चों को प्रिपेयर करना ये हमारी जिम्मेवारी है, और इनको एक दिन इतना ऊंचा लेकर के जाना है कि विश्व पटल पे डोबी चमके। हमारी तरफ से सर पूरा तैयार सहयोग रहेगा। तो मेरी पंचायत से आपका सहयोग रहेगा सर पूरा। तो मेरे पास तो उतना नहीं रहेगा टाइम, लेकिन कभी मतलब आके और टीम मेंबर्स आके हाँ करेंगे। उस तरह का आप तो सेशन चला दीजिए, हर 3 दिन बाद हम आएंगे, या 2 दिन बाद या साप्ताहिक बाद, जैसा भी जो शेड्यूल रहेगा वो आप बैठ के डिस्कस कर लेंगे। जी जैसे कुछ बच्चे अगर ट्रेनिंग लेना चाह रहे हैं और ब्रेन वेव, पहले तो देखो ब्रेन वेव स्कैनिंग करवानी है, उससे हमें पता चलेगा कि बच्चा किस फील्ड में जा सकता है, तो उसको उसी फील्ड में लेंगे जी। तो उसके लिए पहले तो पूरे गांव में आप अनाउंस कराओ, सिर्फ ये बच्चे नहीं, बच्चे और भी हैं जी, और भी पेरेंट्स हैं, इनमें से आप रजिस्टर, हम छोड़ के जाएंगे 1-2 आपके पास, रजिस्ट्रेशन करवा दो। जैसे ही रजिस्ट्रेशन होती है हम टीम को आपके गांव में भेज देंगे, हिसाब बुलाना ही नहीं जी। जहाँ यही कह रहा हूँ ना मैं, टाइम में तो गाँव की सुविधा मिल जाए बच्चों को, तो इनका एक्स्ट्रा फाइनेंस खर्चा ना हो किसी प्रकार का, और इनको अच्छी शिक्षा मिल सके, ये चाहते हैं सभी के सभी लेना। वो आप अनाउंस करवा दो कि कोई रजिस्ट्रेशन कराए तो आपके मतलब के ऑफिस में करवा दे, आपके घर करवा दे। जिसको भी रजिस्ट्रेशन करवाना है, सरपंच प्रतिनिधि सबनम हिंदुस्तानी आपके बीच में बैठे हैं, एक बार खड़े होंगे मैं इनको जी। और मेरा घर तो सभी जानते हैं, मैं शायद घर पे नाम लूं लेकिन ये जरूर मिलेंगे आपको। तो जिसको भी स्टूडेंट को अपना रजिस्ट्रेशन कराना है वो घर जाकर के इनको करवा सकता है, और अभी जो करवाना चाहता है वो यहाँ करवा सकता है, घर जाके पेरेंट्स से डिक्लेयर करके कोई करवाना चाहता है, डिस्कस करके करवाना चाहता है तो वो वहाँ करवा सकता है। ठीक है जी। और आज इस प्रोग्राम को मतलब इतना टाइम दिया, खास करके मोस्टली तौर पे मैं धन्यवाद करना चाहूँगा राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय के हमारे बीच में बैठे सतपाल जी और विजयपाल जी और पूरे समस्त स्टाफ का, कि उन्होंने अपना इतना कीमती, नरेश जी खड़े हैं पीछे सारे साथी, मतलब इन्होंने बहुत अच्छा सहयोग दिया। और सुभाष जी जिस तरह आप बता रहे थे ना, मैं भी इसी स्कूल से पढ़ा हूँ जी जी, तो मैंने भी +2 इसी स्कूल से की और इसी स्कूल से सरपंच विनर होकर के गया हूँ गाँव के बीच। तो इस स्कूल से बहुत सी ऐसी उपलब्धियाँ गई हैं जो आज अपने आप में कुछ अलग है, और पूरी टीम का आपका मैं तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ एक बार पुनः। और मैं बुलाना चाहूँगा विजयपाल जी, नरेश जी और सतपाल जी से, वो आगे आए। और हमारे बीच में राजवीर जी, कन्या गुरुकुल से भी कोई आए हुए हैं क्या बच्चों के साथ? प्लीज मैडम आप भी आगे आइए। और मिडिल स्कूल से सर, एक मेहमान की मेहमानबाजी कह लें हम, या उसका स्वागत कर ले या सम्मान कह लें, ये हमेशा से हमने सीखा है बचपन से कि भी कोई भी आता है उसका इतना मान सम्मान करते हैं कि हमने उनको अपनी याददाश्त दी है। जब वो उनको देखेंगे तो उनके मन में ये याद आएगी कि हम लोग भी गांव में भी अपना समय दिया था। तो एक बार अभी उनका स्वागत करेंगे। मैं जितेंद्र जी को और सुभाष साहब को बुलाना चाहूंगा कि वो आए। और
मेरी पूरी टीम ने ड्यूटी लगाई है, मेरे साथ मेरे मेंबर सारे अवेलेबल है पंचायत के, लेकिन वो ये कह रहे थे कृष्ण जी को हमने दायित्व दे दिया आज का कि वो अपना इसमें वो देंगे। स्कूल की तरफ से भी समृद्धि चिन्ह देकर के जितेंद्र जी का सम्मान किया जा रहा है। एक बार जोरदार तालियां। समस्त स्टाफ को बुलाना चाहूंगा मैं, जितने स्टाफ के सदस्य बैठे हैं कृपया वो आए जी। एसएमसी प्रधान हमारे बीच में पिंकी जी हैं, कृपया वो भी आए। मैं तो लेक्चर स्टैंड प्यारो लगा वाले भाई, एक फोटो लेना भाई।